वेलकम बैक, खुशामदीद। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जी के। मैं हूं आसिफ। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। और जम्मू कश्मीर की खबरों पे जाने से पहले एक बड़ी खबर इस वक्त सऊदी अरब से आ रही है, जहां पर एक बार फिर हमलों का सिलसिला तेज हुआ और बॉर्डर वाले एक इलाके से सऊदी अरब के अंदर स्कूली इमारत पर हमला होने की खबर सामने आ रही है, जहां पर यमन से हौसी मलेशिया का सऊदी अरब पर मिसाइल हमला हुआ है और मुख्तलिफ इलाकों से ये हमले किए गए हैं। लेकिन खबर यह है कि महकमा शहरी दिफा ने जो जानकारी दी है कि ड्रोन स्कूल की इमारत पर गिरा है और इससे स्कूल की इमारत को जरूर नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी तरह की जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि हौसी मलेशिया ने हालिया महीनों के दौरान यमन के शुमाली इलाकों से सऊदी अरब को टारगेट बनाया है। जुनूब शहर के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर ड्रोन और मिसाइल दागे गए हैं और इन्हीं में से एक ड्रोन स्कूल की एक इमारत पर गिरा है। सऊदी हुकूमत की तरफ से जो बयान जारी किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें यह भी इतला दी गई है कि फिलहाल इन ताज़ा हमलों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यमन से जो इस वक्त सरगर्मियां हो रही हैं, जो कुछ किया जा रहा है, इसे सऊदी अरब की तरफ से दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया गया है। पिछले 6 साल के दौरान इस हौती यमन और सऊदी अरब के बीच जो मामला चल रहा है, इसमें कई बार इस तरीके से खूनरेज़ तसादुम आराइयाँ हुई है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हज़ारों लोग अपनी जान भी खवा बैठे। तो फिलहाल बड़ी खबर ये कि ड्रोन हमला करने की कोशिश की गई, स्कूल पर यह हमला हुआ है और असर शहर है वहाँ पर सऊदी अरबिया के ये हमला हुआ है। ताहम इस हमले के दौरान किसी के मारे जाने की अभी तक कोई भी इतला मौसूल नहीं हुई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा जम्मू कश्मीर की खबरों पर आते हैं और बात गाड़ियों की भी करते हैं। और जब बात गाड़ियों की करते हैं तो आपको याद होगा कि पहले एक हुक्मनामा आया जिसमें कहा गया कि बैरून रियासत जो भी गाड़ी हो उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है और टैक्स भी देना मामला है, यानी टैक्स भी देना था और रजिस्ट्रेशन भी करना था। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया, कई दिनों तक कोर्ट में समाअत हुई और फाइनली टैक्स वाले मामले पर राहत मिली। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ऑल इज़ वेल, लेकिन ऑल इज़ नॉट वेल। रात देर गए एक और हुक्मनामा सामने आया और उस हुक्मनामे के मुताबिक बैरून रियासत से लाई गई गाड़ियों का नंबर और रजिस्ट्रेशन लाजमी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर। यानी आपने मुल्क की कहीं से भी गाड़ी खरीदी है और जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं तो अब आपको उसको जम्मू कश्मीर का नंबर लगवाना और जम्मू कश्मीर रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अंदर इंदराज कराना लाजमी करार दिया गया है। और बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामे के अंदर यह कहा गया कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ियों को सीज भी किया जाएगा और जुर्माना भी आयद होगा। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि कितना समय दिया गया है और क्या कुछ कहा गया है। जब हम इस एक्ट की देखते हैं तो इस कानून के अंदर ये कहा गया है कि जो सेक्शन 47 है उसके तहत कहा गया कि मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है वो लाजमी करार दी गई है उन सभी गाड़ियों के लिए जो बैरून रियासत से आए और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया गया है 12 महीने। यानी अगर आज आपने गाड़ी खरीदी दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, जलंधर से, जहाँ से भी, अब आप मुस्तकिल तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर रहना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर उस गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो एक तो एनओसी का सिलसिला आपके पास पहले होता है, लेकिन 12 महीनों के अंदर आपने ये पूरा प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल करना होगा आरटीओ के दफ्तर के अंदर। ये बात जो है वो इस ऑर्डर के अंदर कही गई है। और साथ साथ जो ट्रांसफ़र है एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी में जो ट्रांसफ़र है उसके लिए 45 दिन मुकर्रर किए गए। यानी मैंने किससे गाड़ी ली, पहले ये होता था गाड़ी लेते थे एफिडेविट एक लेते तो चला जाता था, नहीं, अब ये कहा गया कि 45 दिनों के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाइए, ट्रांसफ़र मुकम्मल करवाइए और साथ साथ 12 महीनों के अंदर आपने जम्मू कश्मीर में अगर गाड़ी को चलाना है तो आप यहाँ पर चला सकते हैं। अब सवाल क्लियर है कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जम्मू कश्मीर के अंदर ही गाड़ी रखना चाहते हैं। जो लोग बाहर से आए हैं चंद महीनों के लिए यहाँ रहते हैं वापस चले जाते हैं, उनके लिए ये ऑर्डर इतलाक नहीं करेगा, बल्कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर ही गाड़ी चला रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सरहदों के अंदर है, उनके लिए इस ऑर्डरनामे को जारी कर दिया गया। तकनीकी तौर पर क्या कुछ और होगा इस पर 5 बजे के प्रोग्राम में आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिटेल में हम आपको समझाने की वहाँ पर कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं जी आगे। आसिफ जरा बात कीजिएगा हाईटेक होने की, क्योंकि सरकार ने दावा किया है कि अब होंगे हैं जी हाईटेक, यानी अब फाइलें नहीं घूमेंगी। अब दरबार अगर होगा तो हज़ारों करोड़ रुपया सर्फ नहीं होगा,
एक फाइल 6 महीने एक जगह और 6 महीने एक जगह नहीं जाएगी, बल्कि उस रिवायत को किया गया है खत्म और लाखों सफ़ात पर मुश्तमिल फाइलों को किया गया है डिजिटलाइज। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर खासतौर से सिविल सेक्रेटरीट के अंदर डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस मजीद आगे बढ़ा है और ई ऑफिस के तहत हुकूमत के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा फाइलों को जो हदफ रखा गया था उसमें 2 लाख से ज्यादा ऐसे पेजेस हैं, उनको बदलकर उनको टेक्नोलॉजी या डिजिटलाइज करके 148 साल पुरानी जो रिवायत थी उसको तब्दील कर दिया गया है। सिविल सेक्रेटरीट में डिजिटलाइजेशन का काम तकरीबन पिछले 5.5 महीनों से जारी था। आपको याद होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से इंतजामी सेक्रेटरीज को पहले हिदायत दी गई थी कि मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारी लेकर अलग अलग महकमों के अंदर जो फाइलें हैं, जिस पर एक तरफ से यानी श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर अगर जाते थे तो एक अंदाजे के मुताबिक फाइलों को मुंतकिल करने के लिए ट्रक्स पर या फिर जो मैन पावर का इस्तेमाल होता था, तकरीबन 130 करोड़ के आसपास रकूमात खर्च होती थी, सरकारी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता था। तो उसको लेकर काफी ज्यादा तनकीद हमेशा से हुकूमतों की होती रही है। उस पूरे निजाम को तब्दील करने का जो दावा किया गया था उसके तहत सरकार ये बताती है कि 2 लाख से ज्यादा पेजेस और तकरीबन 3 लाख के करीब फाइलें जो पहले मरहले में डिजिटलाइज करने का प्रोसेस शुरू किया गया था वो अब तक मुकम्मल की गई हैं और तकरीबन 2,40,000 से ज्यादा फाइलें जो हैं जिनकी कंप्लीट इस वक्त डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। बाकी 3 लाख की तरफ जो टारगेट था उसके लिए बढ़ रही है। लेकिन एक चीज इसमें और भी है, चूंकि इंतजामिया ये मान रही है कि पिछले साल या इस साल हालांकि कुछ काम कोविड की वजह से जरूर मुतासिर हुआ, लेकिन जो फाइलें मुंतकिल करने का काम जब होता था तो उसके लिए आपको याद है कि बड़े पैमाने पर दोनों अतराफ आप देखते थे रकूमात तो खर्च होती थी और वो इसलिए चूंकि मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान थे या उनके साथ वर्कर्स थे उनका बेतहाशा इस्तेमाल होता था। फिर श्रीनगर के अंदर होटल से लेकर सेक्रेटरीट तक जो अखराजात होते थे उनको सरकार का दावा है कि काफी हद तक इस कदम से काफी हद तक क्या बल्कि पुरानी जो रिवायत तकरीबन 150 साल तब्दील की गई है पूरी तरीके से उसमें मदद मिली है कि सरकारी खजाने से निकलने वाले पैसे को बचाया। 130 करोड़ रुपया जो था वो सरफ होता था सालाना, 130 करोड़ से ज्यादा ही सरफ होता था सालाना ट्रक्स पर, बिल्कुल लोड कैरियर्स पर, फाइलों को उधर से इधर करने पर, अरेंजमेंट्स को बनाने के सिलसिले। एक तो ये 130 करोड़ रुपया का जो बर्डन था वो हटेगा और जो 19वीं सदी के अंदर महाराजा रणबीर सिंह ने उस वक्त के मौसमी हालात को देखते हुए ये फैसला किया था कि वो शहर के अंदर कब रहेंगे, यानी श्रीनगर के अंदर कब रहेंगे और जम्मू कब जाएंगे, वो सारा जो उन्होंने चार्टर बनाया था, अपना जो उन्होंने वर्कशीट बनाया था वो 6-6 महीने का था। जब शबाब पर सर्दी होती थी तो वो गर्मी में चले जाते थे जम्मू, और जब वहाँ शिद्दत की गर्मी होती थी तो वो खूबसूरत वादी के अंदर आते थे। तो इस तरीके से उन्होंने ये सिलसिला रखा था। उसके बाद जब अवामी मुंतखबा हुकूमत आई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टेन्योर में और उससे पहले भी, तो उसने भी इस सिस्टम को जो है वो कंटिन्यू रखा। शुरुआत इसको हटाने की और कम करने की कोशिश की थी, उमर अब्दुल्ला ने कामयाब नहीं हुए क्योंकि सियासत हुई। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद साहब के टेन्योर में थोड़ी सी कोशिश हुई, लेकिन अब की बार थोड़ा सा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसमें यू टर्न एक ले लिया। उसने कहा चलिए दरबार दोनों जगह तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसमें अब नया सिस्टम ई गवर्नेंस का लगा दिया। और यही वजह है कि जो यूटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, NIC ई गवर्नेंस एजेंसी है, स्टेट मिशन टीम है, उन्होंने सक्सेसफुली ई ऑफिस को जो है वो कंप्लीट किया। तकरीबन 3.5 लाख फाइलें जो हैं उन्हें प्रिजर्व किया गया है। अब जब ये प्रिजर्व हुआ है तो इसका मान लीजिएगा आपके सेक्रेटरीट के अंदर एक एंड है, दूसरा आपकी रियासत के बाहर रखा गया है ताकि किसी तरीके का भी साइबर ब्रीच ना हो। यानी जो लोग अक्सर दफ्तरों पर इस तरीके की कार्रवाई करते हैं कि फाइलें लीक करने की कोशिश करते हैं या वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करते हैं, पासवर्ड्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें ना हो उसके लिए डबल डोर वाला सिस्टम जो है वो रखा गया एक सिविल सेक्रेटरीट के अंदर, और बैक एंड पे लिए रियासत से बाहर भी एक निज़ाम जो है वो कायम किया गया ताकि पूरी तरह से सेफ और सिक्योर माहौल बने। तो फिलहाल एक पहली बात जो है, एक पहला कदम जो है बेहतरी की तौर आगे बढ़ा है। तो ये तो खबर थी जनाब सिविल सेक्रेटरीट की, लेकिन मरकजी हुकूमत ने भी एक और वजाहत दे दिया क्योंकि कल रात से लगातार ये खबर सामने आ रही थी कि साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच हो रहा है। यानी साइबर सिक्योरिटी मतलब जो दफ्तरों के अंदर NIC है उसमें ब्रीच हो रहा है और उस पर
खतरा मंडरा रहा है, उस पर मरकज की तरफ से वजाहत दे दी गई है। बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से वजाहती बयान जारी किया गया है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी किसी किस्म की कहीं पर कोई लापरवाही या कोई चूक नहीं हुई है, सरकार का ये मानना है। दूसरी बात कि एनआईसी की जो ईमेल्स हैं वो बिल्कुल महफूज हैं, किसी तरह का खतरा नहीं। और हुकूमत ने मुख्तलिफ कंपनियों का जो डेटा लीक होने की रिपोर्ट सामने आ रही थी उनकी तरदीद की है इस बयान के जरिए। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया कि एनआईसी ईमेल सिस्टम जो है ये प्लेस किया गया सिक्योरिटी मेजर्स के साथ और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें है। पासवर्ड हर 90 दिन के अंदर चेंज किया जाता है और जब पासवर्ड चेंज होता है तो बाज़ाब्ता तौर पर एनआईसी ईमेल के लिए रिक्वायर होता है जी मोबाइल, उस पर ओटीपी आता है और अगर वो ओटीपी इनकरेक्ट हो या मोबाइल नंबर इनकरेक्ट हो तो ऑटोमेटिकली ये सेव मोड में चला जाता है। आप इसको नहीं खोल सकते हैं जब तक मेन एंड से कोई आदमी आपकी हेल्प के लिए ना आए। वजाहत दे दी है मरकज़ की तरफ से और कहा गया कि पूरे मुल्क के अंदर जो एनआईसी का निज़ाम ईमेल का सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर फुल प्रूफ है और किसी को भी इसमें सेल लगाने की इजाज़त नहीं है और अगर कोई करेगा तो वो पकड़ा भी जाता है। तो मरकज़ की तरफ से ये वजाहत कर दी गई। जी आसिफ, चलिए, अब जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो दोबारा आपको जम्मू कश्मीर के एक और इंतजामी के फैसले की तरफ लिए चलते हैं और बात मुख्तलिफ अजला की करते हैं, क्योंकि कैपेक्स बजट आपको याद है कि मुख्तलिफ अजला के अंदर इंतजामी की तरफ से इसके तहत तरक्याती मंजरनामे को बेहतर किया जाता है और लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से अब हिदायत दी गई है कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के लिए जो नए रहनुमा खतूत जारी हुए हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर या डीडीसीज जो हैं उनको 73वीं अमेंडमेंट के तहत काम करने के लिए या उनके काम पर सबसे ज्यादा उनको अहमियत दी जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 के सभी स्कीमें जो मरकजी मुआवनत वाली है और इनके तहत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्याती काम होने हैं, सरगर्मियां अंजाम दी जानी है, उसका जो सोशल ऑडिट है, हिसाबो किताब जो है इन सभी स्कीमों का वो डीडीसीज को करना है। इसके लिए नई रहनुमा खतूत में ये वाजे कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों के खासतौर से जितनी भी फाइलें हैं इन डीडीसीज की या मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तरक्याती काम को अंजाम दिया जाना है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से डीडीसीज को बराह रास्त फाइनेंस डिपार्टमेंट से रुजू करने के लिए या अगर जो मामला फाइलों से जुड़े हुए हैं या कहीं पर फंड्स की अदम दस्तियाबी होती है, इस तरह के मामला सामने आते हैं तो डीडीसीज को बाकायदा नई गाइडलाइंस के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया है कि वो इन मामलात को टैकल करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ राब्ता कायम करें। यानी गुज़श्ता दिनों जो लगातार डीडीसीज की मीटिंग मुख्तलिफ अजला के अंदर देख रहे थे, उन्होंने प्लान को अप्रूव किया, उसके बाद मरकज़ के रियासती इंतजामिया के सामने रखा। रियासती इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर कैपेक्स बजट को मंजूरी पहले ही दी थी और अब ये जब प्लान आया तो प्लान एग्जीक्यूशन के हवाले से रहनुमा खतूत को जारी कर दिया गया है और उन रहनुमा खतूत के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो डीडीसीज पर आयद कर दी गई है कि वो सभी मॉनिटरिंग भी करेंगे और इजाले के लिए जो कुछ करना है वो भी उस रहनुमा खतूत के अंदर तहरीर किया गया है। और दूसरी बड़ी बात जो है वो इसमें ये है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो उनके डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर है उन पर खुसूसी नज़र रखी जाए ताकि मामला जो है, जो शिकायतें जो है उनका इजाला हो। साथ साथ जो ऑनगोइंग स्कीम्स है उन्हें भी कैरी फॉरवर्ड किया जाए और जो लाइबिलिटीज़ है उन्हें प्लान के अंदर रखा जाए ताकि किसी न किसी तरीके से उन लाइबिलिटीज़ को ख़त्म किया जाए। ये बात जो है वो सरकार की तरफ से कही गई और सोशल ऑडिट के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है डीडीसीज के लिए। अब बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा मौसम के मिजाज की भी करते हैं कि बदलते मौसम के मिजाज के बीच कहीं पर पारा बहुत ज़्यादा गर्म है और कहीं पर आहिस्ता आहिस्ता करके बूंदाबांदी की भी उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में मौसम फिर ले सकता है करवट। इस तरीके की खबर आ रही है आज से 3 रोज़ तक हल्की बारिशों का इम्कान है, दर्जे हरारत में आ सकती है मज़ीद गिरावट। ये कब हो रहा है जब पिछले 3-4 रोज़ से लगातार गर्मी शबाब पर थी और किसान और बाग मालिकान अपने अपने खेतों के अंदर थे, बागात के अंदर थे और तैयारी कर रहे थे, कोई स्प्रे कर रहा था, कोई दवाई छिड़क रहा था, कोई कुछ कर रहा था। इस बीच खबर यह आई कि आज से 3 रोज़ तक हल्की बारिशें होंगी और दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही वादी के कई इलाकों में पानी की भी हाहाकार मची है। ये भी एक बड़ी बात है। इसके साथ ही एक तरफ से मौसम का मिजाज, गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ से किसान क्या कुछ करेगा उसके लिए भी बड़ी बात है। लेकिन दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही वादी के कई इलाकों में पानी की हाहाकार है। इरिगेशन महकमे की जानिब से किसानों को भी खेत सैराब करने के लिए पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। इरिगेशन महकमे के जो काम करना था कि खेतों तक पानी आए और वह सैराब हो, उसमें भी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि अगर बारिशें हुई
तो इरिगेशन महकमे का आधा काम ऊपर से ही खुद अल्लाह ही ठीक कर सकता है। सीधे चलते हैं श्रीनगर, जहां से इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बताइएगा कि अगले 3 रोज तक बारिश हो सकती है, महकमा मौसमियात की तरफ से पेशगोई की गई है, लेकिन इन सब के बीच में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तैयारियां क्या? 2 तरह की परेशानियां गुज़श्ता दिनों हुई। एक तो ये कि सिर्फ एक दिन की बारिश ने ड्रेनेज के अब तक निज़ाम ने एक बार फिर कारकर्दगी पर सवाल उठाए मुतलका महकमे की, और दूसरी बात ये कि खबर ये भी आ रही कि किसान या बाग मालिकान जिनको बागात के अंदर दवाई का छिड़काव न करने की हिदायत भी दी गई है। देखिए आसिफ, अगर मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम जो है वादिया कश्मीर में कह सकते हैं कि तपती गर्मी, और वो तपती गर्मी जो है तकरीबन 10 साल के बाद इस तरह की गर्मी जो है वो नजर आ रही है। और साथ ही साथ अगर बात करें मौसमी महकमियात की तरफ से पहले से ही प्रेडिक्शन थी कि एक मानसून हिट होगा या अच्छी खासी बारिशों का जो है सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि हमने देखा पिछली बारी जब तेज हवाओं का असर या खास तौर पे जो बारिशें हुई उससे बाग मालिकान को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और अगर उस बीच अगर देखा जाए तो कई सारी किल्लत पानी के हवाले से भी आई, क्योंकि जब मौसम में गर्मी थी और गर्मी के साथ साथ देखा जाए कई सारे सवाल खड़े हो गए इरिगेशन डिपार्टमेंट को लेकर, कई सारे सवाल खड़े हो गए पीएचई महकमे को लेकर, क्योंकि पानी की किल्लत भी पाई जा रही थी। दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट के एंड से बाग मालिकान को पहले नहीं बताया गया कि वो दवापोशी करे, क्योंकि दवापोशी करने के बाद जब बारिशें हुई तो सारा जो सिस्टम है वो खराब हो गया। उसके बाद जी हाँ वो काफी ज्यादा नुकसान में और चले गए, क्योंकि फसल तो पहले से ही खराब हो गई थी। इस बीच अब खबर आ रही है कि आज से 3 दिन वादी कश्मीर में मौसम फिर से करवट लेगा और तेज बारिशों के साथ साथ तेज हवाओं का असर जो है वो 3 दिन वादी कश्मीर में लगातार दिखाई देगा। इस बीच अगर सरकार की जानिब में बात करूं, महकमे की तरफ से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग आखिरकार जनता सवाल पूछ रही है कि पानी की किल्लत, ड्रेनेज प्रॉब्लम, जब बारिश हो जाती है सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग क्यों नहीं है? आखिरकार पहले से ये सारी चीजें प्लान करके क्यों नहीं रखी गई है ताकि लोगों को राहत मिले? अभी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार मौसम जो है वो इस वक्त वादी कश्मीर में सुबह से ही लग रहा है कि आज शाम से फिर से तेज बारिशों के साथ साथ तेज हवाओं का असर जम्मू कश्मीर, खास तौर पर कश्मीर के पहाड़ियों के साथ साथ मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। कुल मिलाकर दर्जे हरारत में गिरावट श्रीनगर में 28.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और जम्मू में 34.4 डिग्री। लेकिन महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिन यानी 13, 14 और 15 जून को जम्मू कश्मीर के इलाकों के अंदर, कुछ इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान जारी कर दिया है। यानी उनका मानना है कि मौसम बदल सकता है। इधर मौसम के बदलते मिजाज के साथ कोविड की रफ्तार भी थोड़ी धीमी पड़ी है और 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बंदिशें मजीद खत्म करने का फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से। इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ हैं, उनसे भी तफसीलात लेंगे, क्योंकि कश्मीर के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अब दुकानें खोलने की इजाजत इंतजामिया की तरफ से दे दी गई है। इरफान, बताइएगा क्या कुछ हलचल है? आज इंतजामिया ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। देखिए बिल्कुल नए शेड्यूल के हवाले से अगर देखा जाए तो फिलहाल मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। मेरे साथ मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। मैं समीर से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा अगर आप पूरा वाइड फ्रेम दिखाएं। तो इस वक्त हम बागात चौक में मौजूद हैं जो कि शहर को भी कनेक्ट करता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए ये रास्ता एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करता है। आज सुबह से ही जिस तरीके से डील के हवाले से, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही लगातार जारी है, दुकानें भी खुली हैं और अब जिस तरीके से 8 अजलाओं को लेकर खबर आई है कि उसमें 5 दिन डील रहेगी और 5 दिन डील मतलब हो गया कि प्राइवेट ऑफिसेज को भी काम करने का मौका मिलेगा। सैलून, बार्बर शॉप्स वगैरह जो है, या खासतौर पर अगर हम सड़कों पर ट्रांसपोर्ट की आवाजाही को लेकर बात करें तो इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है। मगर यहां पर सबसे बड़ा सवाल बनता है स्ट्रीट वेंडर्स का। आसिफ, अगर देखा जाए कल संडे और आज मंडे हमने देखा और हमने उनसे बात भी की थी कि उनका मानना है कि मैक्सिमम उनका शोबा जो है, उनका जो तबका है वो मुतासिर हुआ है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडर्स का जो सबसे बड़ा मार्केट संडे मार्केट होता था वहां लगाने की इजाजत नहीं है। फिलहाल पार्शियली यहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक साइड से दुकानें खुली है, दूसरे साइड से दुकानें बंद हैं। सईद इरफान फाजिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब हम अनलॉक की बात कर रहे हैं, 8 अजला में बंदिशों को मजीद नरम करने की बात है, वहीं पर श्रीनगर पुराने शहर से लगातार ये शिकायतें हैं कि जिस दिन अनलॉक भी होता है उस दिन भी दुकानों को पुलिस इजाजत नहीं दे रही है खोलने की, और जिसकी वजह से ताजिर इंतहाई परेशान है और ताजिरों को अभी तक भी ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि किस दुकान को कब खोलना है, या खोलना भी है या बंद रखना है। और पुलिस लगातार चालान कर रही है। रेड क्रॉस का रिसेप्ट हाथ में लेकर 800, 1000, 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ताजिर तंगामत व झंगामत के मामले पर आ चुके हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने गौर साहब। अगर मैं बात करूं ताजरों को लेकर,
एक कियोस है, कंफ्यूजन है, डिलेमा है कि किस दिन दुकान खोलनी है। शहर खास को लेकर अगर मैं बात करूं, या कई सारे ऐसे इलाके हैं जबकि जब लॉकडाउन, वीकेंड लॉकडाउन हमने देखा, उसमें भी हमने देखा कि इंटरनली कुछ मोहल्लाज या एक्सटर्नली वहां पर दुकानें हाफ शटर खोलने के बाद कारोबारी सरगर्मियों वहां पर दिखाई दे रही थी, और कई तरह से मुकम्मल तौर पर प्रॉपरली पता नहीं चल रहा है कि पैराफ्रेजिंग शेड्यूलिंग क्या है। और इस बीच अगर देखा जाए, चालान भी कटे, कार्रवाई भी की गई, मगर प्रॉपर जिस तरीके से पैराफ्रेजिंग होनी चाहिए वैसा जमीनी स्तर पर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। काफी कंफ्यूजन ताजरों और दुकानदारों को है। बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि सरकार मान रही है कि अनलॉक कर दिया जी, दुकानों को जुज़वी तौर पर खोलने की इजाज़त है, रहनुमा खतूत पर जो है वो काम किया जाए। शहर श्रीनगर के पुराने शहर की मैं बात कर रहा हूँ, शहर ख़ास जिसे आप कहते हैं, वहाँ से लगातार ताजरों की शिकायत ये है, महाराजगंज, नौहटा और दीगर आसपास के इलाकों के अंदर, कि मकामी पुलिस की तरफ से बेजा मुदाखलतें भी हो रही हैं, और रहनुमा खतूत के तहत अगर वो खोलना चाहते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर खोलने की कई बार इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। तो बड़ी बात जो है वो वहाँ से कही जा रही है। ताहम रहनुमा खतूत की खिलाफ वर्जी करने पर निजी अस्पताल को 20,000 रुपये का जुर्माना भी कल कर दिया गया है। बड़ी जी मेहरबानी है, आपको एक अस्पताल तो कम से कम दिखा। पिछले कई दिनों से हम ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को तो यही बता रहे थे कि आपने अपने अस्पतालों की हालत तो ये बताई कि वहाँ पर OPDs को बंद कर दिया, कहा कि हमारे पास सिस्टम इतना नहीं है चला सके, लेकिन हमें उम्मीद थी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस स्ट्रीमलाइन होंगे, SOPs को फॉलो करेंगे। सरकार नकेल कसेगी, सरकार नकेल कसने में नाकाम हुई, और खुदा करके कल एक अस्पताल में गए हैं। अगर वो ज़्यादा कुछ देखते तो उन्हें पता लगता। अस्पताल तो अपनी जगह, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जहां पर सरकारी डॉक्टर बैठकर देखता है, वहां पर प्रोटोकॉल की किस तरीके से धज्जियां बिखेरती है, कई बार हम आपकी चैनल पर आपके वीडियोस को दिखा चुके थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद उतर जाए उनके दिल में आपकी बात, लेकिन उतरी नहीं। बहरहाल खबर ये कि 20,000 रुपये का जुर्माना निजी अस्पताल पर लगा दिया गया। बिल्कुल, इससे पहले कॉल्स का सिलसिला शुरू करें, आपको जम्मू कश्मीर के कोविड-19 के केसेस फटाफट से बताएं, चूंकि अच्छी खबर है कि 68 रोज बाद मुस्बत मामला की तादाद कम हुई है, 800 से नीचे अब ग्राफ आया है। यूनियन टेरिटरी में पिछले 24 घंटे 774 नए केसेस की जहां पर तस्दीक हुई है, और इसी अरसे के दौरान मजीद 1 दर्जन से ज्यादा अमवात जरूर हुई है, लेकिन मुतासरीन की तादाद अगरचे 3,07,000 से तजावुज कर गई है। लेकिन बड़ा फैसला ये भी लिया गया है कि मनफी रिपोर्ट अगर आप रखते हैं तो लखनपुर क्रॉसिंग पॉइंट पर आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी। लाजमी करार दिया गया है कि अगर आपके पास मनफी है, नेगेटिव रिपोर्ट है, आप दिल्ली से निकले हैं, आप करा कर गए हैं, या फिर आप जम्मू से करा कर दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट आपकी है, तो अब आपको तंग नहीं किया जाएगा। ये रोकना आपको इंतजामिया की तरफ से जरूरी नहीं है इस हिस्से के अंदर जहां पर आप जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिला लेते हैं या फिर वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। तो टेस्ट कराना लाजमी नहीं होगा अगर आपकी रिपोर्ट ऑलरेडी नेगेटिव है, लेकिन ये रिपोर्ट भी ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया है। इधर मुल्क की सतह पर भी कोविड की जो सूरत हाल है उसके चलते दिल्ली के अंदर फैसला लिया गया है, और जहां थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, वहीं दिल्ली के अंदर इंतजामिया की तरफ से अब फैसला लिया गया है कि आज से जब रफ्तार कम हुई है दिल्ली के अंदर कोविड-19 के केसेस की, तो सब बाजार खुलेंगे। रेस्टोरेंट्स में 50% सलाहियत के साथ खोलने की इजाजत दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने दी है। इसके साथ साथ तालीमी इदारे फिलहाल और कोचिंग मराकज़ को बंद रखने का फैसला दिल्ली हुकूमत की तरफ से लिया गया है। आज से बाजार खुलेंगे और मेट्रो के अंदर भी 50% तक लोगों को बैठने की इजाज़त, ये नए फैसले लिए गए हैं। ये एक तरफ की बात है, लेकिन जहां अस्पतालों की बात हो रही थी तो आपको बताएं कि जम्मू के अंदर भी आज लोगों को राहत मिलने वाली है, चूंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और इससे मुंसलिक जो अस्पताल है, SMGS अस्पताल है, CD हॉस्पिटल के अंदर पहले ही OPDs खुल चुकी हैं, लेकिन SMGS हॉस्पिटल, श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल के अंदर भी अब इंतजामिया की तरफ से जम्मू में OPDs खोलने का फैसला किया गया है, जहां पर 1 माह से OPDs बंद थे और इंतजामिया की तरफ से फोन नंबर जारी किए गए हैं, जिनमें से 2 नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और ये 2 अलग अलग बल्कि 3 नंबर ENT स्पेशलिस्ट से आप रब्ता करना चाहें तो इनमें से 1 नंबर, इसके अलावा किसी को जिल्द की बीमारी है, स्किन की कोई प्रॉब्लम है, वो दूसरे नंबर पर रब्ता कायम कर सकता है। और तीसरी बात, अगर किसी को गुर्दों में कोई परेशानी है या दीगर किसी मर्ज में मुब्तला है तो वो भी फिजिशियन से रब्ता कर सकता है, और साइकियाट्रिस्ट के लिए भी कुछ अलग से नंबर जारी किए गए हैं, लेकिन ये 2 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको ENT स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है। आज OPDs जम्मू के अंदर खोलने का फैसला GMC की तरफ से, और आज पहला दिन होगा, लेकिन शर्त ये रखी गई है कि जब OPDs को खोला जाएगा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, सिर्फ पर डे, जो CD अस्पताल के अंदर था, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल ने फैसला लिया था, वही फैसला बाकी अस्पतालों के लिए भी फिलहाल केसेस ज्यादा ना बढ़े, रश ज्यादा ना हो, इसके लिए सिर्फ 25 अपॉइंटमेंट्स पर डे, यानी 25 लोग इलाज मुआवजे के लिए यहाँ पहुंच सकते हैं,
और अगर आज आपने इलाज कराना है तो जिन लोगों ने सैटरडे को एक दिन पहले जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है वही इलाज करवा सकेंगे, और कल अगर आप ओपीडी का रुख करना चाह रहे हैं तो आपको आज ही उसके लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। यानी जिस दिन आपको इलाज करवाना है उस दिन आपको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाली है। तो आज से 25 लोगों का इलाज एक ओपीडी के अंदर होगा। इस फैसले के साथ ओपीडी को जम्मू के अंदर खोलने का फैसला जीएमसी ने ले लिया है। अब खबरों के सिलसिले को थोड़ी देर यहां पर रोकते हैं और आपको लाइव कॉल्स आपकी शामिल करेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स इंतजार कर रहे हैं और आखिरी 14 से 15 मिनट हमारे पास हैं प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना और कुछ और अपडेट्स मुल्क की सतह पर कोविड-19 के हवाले से आपको देंगे। लेकिन प्रोग्राम में पहले कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी, हेलो। कौन साहब, कहां से? जी मैं चांदपुरा से बोल रहा हूँ, शबीर अहमद। जी बताएं। हेलो। जी जी शबीर साहब बताएं। हेलो जी, शबीर अहमद बोल रहा हूँ श्रीनगर से। बात रखिए आपने, टाइम। जी यहाँ सलना में पुलिस। हेलो जनाब, यहाँ सलना में पार्क है जी। अपनी टीवी की आवाज बंद कीजिएगा, फिर आप हमसे बात कर पाएंगे। टीवी की आवाज बंद करके आप बात कीजिएगा। जी जी, वहाँ पार्क है, उनने वहाँ पे ओपन जिम खोल रखा है, वो सारा टूटा है, वहाँ पे वो कचरे वाले रह रहे हैं। प्लीज वहाँ पे ठीक रहे। अगर चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर इंतजार कर रहे हैं। अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी। हेलो, रशीद खान श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी खान साहब बताएं। जी यहाँ बनो यमो ड्रेन इरा वाले कहते हैं इरा वाले बनो शाहिमदान लेन HMT जानकूट यम बनावा पाइप ड्रेन। अच्छा, मगर पाइप ड्रेन थी तो 5 फुट बोन, मगर ये मेन होल खलित वारिया हेर लगभग खलिक सड़क लेवल तम को चाँच खलिक हेर। यम वनान ब्लैक टॉपिंग कर तम कन खोल हेर यह, मगर तम गई सान मकान प्रॉब्लम। अच्छा ऑलरेडी मकान डाउन तो रोड खोलमो बे छाँच हेर। लिहाजा रिक्वेस्ट इन इरा वाले वन तो यह अगर ब्लैक टॉपिंग कर तो यह तहन बोन पे तो ब्लैक टॉपिंग लेवल मेंटेन वनस सड़क तो यह। सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत। टेक्निकल कत हेकन तम बेहतर जान और तुम ग्राउंडस पे मौजूद, तुम प्रॉब्लम ये और मे उम्मीद कि कह नत वत नीर तुम कर यह शिकायत। इंशाल्लाह मे उम्मीद कि एरिया यम जिम्मेदार आसन तम वुचन अत कुन कि क्या बेहतर वात कित पे हे मसला हल सपदित। चलिए शुक्रिया। चलिए जी, कॉल ट्रांसफर कीजिएगा। हेलो हेलो सर। जी आदाब जी, आदाब। और सर अशोक शर्मा बोल रहा हूँ डोडा बदरवाद से। जी अशोक जी। सर हमारी एक डिमांड थी, हमारा एक बैंक सैंक्शन हुआ था J&K बैंक। अच्छा जी। हाँ, मैं सरपंच हूँ यहाँ बदरुद्दू पंचायत है सर बदरवा में। अच्छा जी। तो सर वो 2019 में सैंक्शन हुई, लेकिन उसके बाद वो चेयरमैन साहब का हो गया कोई उधर गड़बड़ी। अच्छा। तो वो फिर वो यहाँ खुली नहीं। हम दो साल से वो काफी ग्रीन सन में भी दिया हमने, तो अभी तक वो हमारी ब्रांच नहीं खुल रही है। तो वो बैंक के अफसर क्या कुछ कह रहे हैं जिन्हें वहाँ ब्रांच खोलनी थी? J&K बैंक की वो पेपर में भी आया था सर, सैंक्शन हो गई थी। नहीं आपकी उसके बाद बैंक के जिम्मेदारों से बात हुई कि आप ये ब्रांच क्यों नहीं खोलते हैं जी, जहाँ पर जरूरत है हमें? और सर हमने काफी कोशिश की थी, लेकिन अभी तक हुई नहीं वो। चलिए जी, शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। आपकी आवाज़ को बहुत जो है वो कंसर्न अथॉरिटी जो बैंक के हैं उन तक पहुंचाया जाएगा, और स्पेशली जो चेयरमैन साहब है उन तक ये पहुंचाया जाएगा कि अगर अप्रूव हुआ था तो आज तक उसे इनॉग्रेट क्यों नहीं किया गया, खोला क्यों नहीं गया, ताकि आवाम को वहाँ पर जो है वो राहत मिलती। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। चलिए जी, एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर श्रीनगर पे सर। श्रीनगर कम इलाक पे? श्रीनगर लाल चौक पे। वन अच्छा सर अम ब्रो तक रिक्वेस्ट तुंद वसाल तो गो सोन मसला हल। गरीब शख्स पोस जमा करान नेसफ तनख्वाह बचन। अगर कुछ जाए नौकरी करान तमिस बचन करान गवर्नमेंट हिसाब तनख्वाह क्या डबल तो बल अफजई। तो बहरहाल सह गई 3 वरी जनाब।
मैं आव न कत समझी तुम कत महकमस में काम करान प्राइवेट करान सर बच्चों करान अच्छा सो बच्चों तुंद करान प्राइवेट तमिस आज सीपी फंड छनान अहन सर अच्छा मत मे छन पाई कि अनपढ़ तुम खुदा खबर करो यह पत सूजुक गई बटमालन कहीं हुपर यपर गई 3 वरी गई जरबदार तुमन लास्ट जमी फसोमुत क्या तम कोता पोस कोता जमा तुम 18,240 रुपये तम दह वो पाई क्या कर तो दितुक ना वनी कहीं वापस कहीं बखुदा क्या वना तोर कुछ गई जूम अन जूम अगर तस ग रुपये 2-3 खर्च वो खुदा सठा शुक्रिया कॉल करने इंशाल्लाह जरूर मे उम्मीद कि लेबर कमिश्नर साहब आसन तम आसन बोजान कि कित पट जम्मू कश्मीर के लुकन इजा वातान तिहंद डिपार्टमेंट की तरफ युस ति नफर शिकायत कर सह शिकायत करान कि फाइल न अथ या फाइल गरा जमी गरा कत CP फंड PP फंड क्या ताम फंडन मज लगान लेकिन वुनुक ताम कोर नस त फोन कि ना मे तर पोस हालांकि ज़ाती तौर वारियन कॉल कर्म तौर क्या यह वो यह क्या मज प्रायोरिटी पे अस दितुक 2-3 केसन एश्योरेंस अकिस केसस कर 4 मज जल्दी तमिस लग 3 रेत मे उम्मीद कि इंशाल्लाह तुंद केस त वुचना कत क्या दलील तो जरूर करना यह मसला हल सठा शुक्रिया कॉल। चलिए नेक्स्ट कॉलर अपना नाम बताएं कहाँ से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम सलाम जनाब अर्ज कि बहुत बेमना गोसिया कॉलोनी पे गुलाम हसन होना। जी गुलाम हसन सर। अर्ज जनाब ये है कि यहाँ पर हमारे साथ में एक डिग्री कॉलेज है बिल्कुल घर के पास में जी और इसमें तो पूरा जंगल बना दिया। गवर साहब खुदा के लिए इतने कुत्ते हमारे गोसिया कॉलोनी में क्या हमारे बच्चे क्या हम भी नहीं निकल पा रहे। ये हालत है कुत्तों की। आप म्युनिसिपलिटी वालों को बोल रहे, वार्ड अफसर बोलता है कि ये इसको रात को गाड़ी आती है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। स्वीपर को बेचारे को बोलते हैं तो वो सामान उठाते उठाते कल उसको खा रहे थे, मतलब कूड़ा उठाते उठाते। ये हालत है हमारी, खुदा के लिए इस पर कोई बात कीजिएगा। बिल्कुल जी आपकी बात सही। और मुझे ये याद है कि जब जुनैद आजम मत्तू साहब बाबाई शहर ने दोबारा से ओहदा संभाला था तो 5 बातें उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखी थी और उसमें यह भी एक था कि जनाब जो परेशानी शहर के अंदर कुत्तों की हड़बंग से है इससे निजात दिलाएंगे जी। फिर वो अपनी सियासत में लग गए जी और म्यूनसिपलिटी अपनी सियासत में लगी, इस अफसर को उतारो, उसको चढ़ाओ, उसको इधर करो। शायद वो अपनी वो 5 बातें भूल गए कि मैंने शहरी आवाम के साथ और शहर के लोगों के साथ क्या वादा किया। ये सिर्फ बेमना डिग्री कॉलेज का मामला नहीं है जी, आप उनके जहाँ से वो जीत कर आए हैं उस इलाके के लोग भी शिकायतें यही कर रहे हैं कि शहर के अंदर चलना तो दूर है, उनके इलाके की भी सूरत हाल यही है। जवाहर नगर में अपना महजूर नगर एरिया से लगातार यही शिकायतें आ रही है और लगातार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस पर बेबस नज़र आ रहा है, लेकिन दावे उनके बहुत बड़े हैं। और मुझे उम्मीद है कि जुनैद आजम मत्तू साहब अपने ट्विटर हैंडलर पर ज़रा जाकर देखिए जिस तारीख को आपने वादा किया सर, तब से लेकर आज तक कितने महीने गुजरे और क्या वो 3 महीनों की डेडलाइन पूरी हुई या नहीं। चलिए जी एक और कॉलर जरा दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। गवर साहब गुड मॉर्निंग। जी जनाब बहुत शुक्रिया सर। सर एक इबादत आप कर रहे, पिछले कई दिनों से प्राइवेट सेक्टर की आप तर्जुमानी कर रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आसिफ साहब को भी अल्लाह तौफीक दे कि वो आपकी मदद करे। मेरा सवाल है कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, सयाहती सेक्टर हो, ज़राअत का सेक्टर हो, बागबानी का सेक्टर हो, घरेलू सनतें ही एक मजमूई तौर पर एक एदाद शुमार हम आज तक सरकार के सामने इज्तिमाई तौर पर पेश नहीं कर सकी कि हमारा खसारा कितना हुआ जी। ट्रेडर्स फेडरेशन वाले अपनी तरीके से अपना रोना रो रहे थे, सयाहती शोबा अपनी तरीके से रो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट वाले अपने तरीके से रो रहे कि मजमूई तौर पर 90,000 करोड़ है, 110 करोड़ हजार है, कितना है। एक अगर आप इन तमाम यूनियनों से, इन तमाम अंजुमनों से रास्ता कायम करके उन्हें ये कहे कि वो इज्तिमाई तौर पर अपना ये जो इनका मसला है इसको आगे बढ़ा दी।
ये इंफरादी तौर पर जब हम इस मसले को आगे की तरफ ले जाते हैं तो ये हमारा ये खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि कोई इसे संजीदगी से नहीं ले रहा है। आप देखिए पिछले 3 वर्षों से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक माली पैकेज का ऐलान किया, उससे किसको फायदा मिला, किसको नुकसान हुआ, हम इसके पस नजर में नहीं जाना चाहते। लेकिन एक बात है, एक दर्द हमारे सीने में भी, हमारे दिल में भी एक होप सी उठती है कि हम हर वक्त रोना रो रहे हैं कि हम इक्तिसादी और माशी तौर पर तबाह बर्बाद हुए। मिलता कुछ नहीं, रोना हम बहुत रोते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है, क्योंकि इस आवाज के पीछे एक मुनज़्ज़म वो लोग नहीं है जो इस आवाज को आगे बढ़ाते। हम हर एक ताजर बरादरी की मां होती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, हमारी भी यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का एक इदारा है जी, उनकी हालत क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक दूसरी बात, मेरा दूसरा सवाल है कि जिला अब हमारे इस महकमा तालीम से कहिए कि ऑनलाइन रेडियो ये जो तालीम है ये सिस्टम ये नाकाम हुआ, कुछ बच्चों के पले नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुस्तकबिल है इन बच्चों के सामने, इन्हें इतना मजबूर न करें कि ये अब ज़हनी परेशानियों का शिकार हो जाए। थोड़ा सा कम्युनिटी क्लासों की तरफ पिछले दिनों आपने जिक्र की थी कि कम्युनिटी क्लास शुरू होने जा रहे हैं। दूर दराज इलाकों में जो 80% पॉपुलेशन बिलोंग्स फ्रॉम विलेज, तो मुझे उम्मीद है कि आप जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता के केस भी थोड़ा कंट्रोल में अगर कम्युनिटी क्लास की शुरुआत होती है थोड़ा बेहतर है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, ये जो रेडियो क्लासेस का कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ा, और हमने भी जो ग्राउंड जीरो पर सर्वे किया इस चीज़ का, तो बहुत सारे बच्चे सुनते तो होंगे ज़रूर, लेकिन शायद उन्हें वो पूरी तरह से समझ नहीं आ पाता उस तरीके से जिस तरीके से वीडियो क्लासेस के ज़रिए से समझ आता है। बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, बैक टू बैक 2 कॉल्स दे दीजिएगा, उसके बाद एक खबर आ रही है वो भी आपके नाजरीन के सामने हमने शेयर करनी है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गौर साहब बानियाल से रियाज बोल रहा हूँ। जी रियाज साहब। सर हमारे यहाँ ये एग्रीकल्चर महकमा है जी, तो इसमें कम से कम 50 से 60 लोग यहाँ पे मुलाजिम हैं। ये कभी जमींदार को कोई कुछ नहीं बोलते, कौन सी खाद डालनी है, कौन सा कीट क्या, बिल्कुल कुछ भी नहीं। इसमें जितने भी मुलाजिम लोग हैं ये सब ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये अपना अपना बिजनेस करते हैं, अपनी ठेकेदारी, कोई दुकानदारी, कोई कुछ। गरीब लोगों को कोई भी नहीं पूछता है। हम इनको 100 बार वहां पे गए, कौन सी खाद, कौन सा फीड, वहां पे कुछ भी अवेलेबल कुछ नहीं है। तो थोड़ा प्लीज इनको थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अजीज सूबाई कमिश्नर साहब, और मुझे उम्मीद है कि डिप्टी कमिश्नर साहब प्रोग्राम जरूर देखते हैं, वो जरा इसका संजीदा नोटिस लें कि आपके अपने मुलाजिम अगर दफ्तर में ना बैठेंगे और फिर खबर यह भी है कि वो जी निजी कारोबार चला रहे हैं, जी निजी काम कर रहे हैं, उस वक्त जब उस दफ्तर के अंदर होने चाहिए थे, रिसर्च उनका आना चाहिए था। और बहुत बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर महकमे का जो काम है वो आम किसान के साथ, और किसान जब बेबस और बेहाल होता है तब जाकर इस तरीके की शिकायतें सामने आ रही है। ज़रूर आपकी आवाज़ को बहुत बुलंद आवाज़ के साथ हम भी उठाएंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नोटिस में तो आएगा ही आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद ज़रूर है कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर रामबन जो है वो ज़रूर इसका संजीदा नोटिस लेंगे, छापामारी भी करेंगे, ज़रा एक दो बार दफ्तर के अंदर पता लगे कि कौन कहाँ पर है और कितना काम वहाँ पर हो रहा है। चलिए जी, एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, हाँ आसिफ साहब, गवर्नर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं एडवोकेट फारूक गनाई सादीवारा डूरू अनंतनाग से अर्ज कर रहा हूँ। जी फारूक साहब, हमारे यहाँ पे सादीवारा के लिए एक वाटर सप्लाई स्कीम आज से 10 साल पहले बनी और कमीशन दी हुई, कमीशन इन द सेंस की कंप्लीट हुई, लेकिन प्रैक्टिकली कमीशन नहीं हो पाई। कम से कम लाखों रुपया उस पर सर्फ किया गया, 4 गांव उस पर डिपेंडेंट है, और महकमे के और जो लैंड ओनर है उसके बीच में कोई अपने उसमें एग्रीमेंट हुआ है कि आपको नौकरी देंगे या क्या देंगे। जब भी वहां पे जाते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, तो वो वहां पे वो जो मुलाजिम जिसने वो जमीन दी है वो कहता है कि मैं सुसाइड करूंगा। बैक टू विलेज में डीसी साहब के साथ ये सवाल उठाया गया, उन्होंने भी डायरेक्शन दी कि इसको आप करिए,
गवर्नर साहब को भी लिखा, हमने चीफ इंजीनियर साहब को भी लिखा, लेकिन ये हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं इस तरह। तो ये या तो इनको कोई और मुतबादल देखना पड़ेगा, या उसको कानूनी करें टेक्निकली। अब वो जिसने जमीन दी है वो भी बेचारा मतलब ये कहता है कि अगर आपने जमीन ली वो ट्रांसफर भी हुई होगी प्रोबेबली पीएचई डिपार्टमेंट को, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह अनप्लान्ड जो भी डेवलपमेंटल वर्क होता है अनप्लान्ड होता है, और लास्ट में उसको कंप्लीट करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद ये पेचीदगियां आती है। हम तो इसको या तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, या तो हम ये कहेंगे कि सरकार के नक्शे में ये चीजें होती नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो बराई करम अगर पीएचई वाले खासकर चीफ इंजीनियर साहब सुनते होंगे, उनको अप्रोप्रिएट लॉज है। अब तो ये जल शक्ति में तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पीने के लिए जो पानी है अगर वो हमें नहीं मिलता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए प्रोग्राम में। और ये इंतहाई अहम मामला इस इलाके का, जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम बता रहे हैं कि 10 साल पहले, लेकिन आज पानी की एक बूंद के लिए आवाम तरस रही है। और चलते चलते आपको कोविड-19 की अपडेट बताते चलें। जो मुल्क की सतह पर जो नए केसेज आए, शरह-हमवात बरकरार है, इजाफा भी बल्कि इसमें हो रहा है। 24 घंटों में 3,921 लोगों की मौत हुई है मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज के अंदर। और इसी अरसे के दौरान 70,421 नए मामला सामने आए हैं, जिनकी तस्दीक सरकार की तरफ से और महकमा वजारत की तरफ से कर दी गई है। महकमा वजारत सेहत की तरफ से करीब 1,19,501 कोरोना मरीज शिफायाब भी हुए हैं। और जहां तक बात वैक्सीनेशन की है तो इंतजामिया या सरकार जो बताती है कि जिन लोगों ने अब तक एक डोज लिया है उनकी तादाद आज सुबह 8 बजे तक 15.4% तक, और जिनने दोनों डोज ले लिए हैं वो 3.6 तक। बहुत धीमी रफ्तार, लेकिन सरकार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता से ही हर रियासत, हर यूटी और हर जिले के अंदर अब तक गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचने की कोशिश वैक्सीन के जरिए भी हुकूमत की है। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। स्टूडियो की घड़ी आगे जाने की इजाजत नहीं दे रही, और इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाने के लिए आप लोगों का भी ताउन चाहिए, और सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर हम तक अपना फीडबैक हमेशा की तरह जरूर पहुंचाइएगा। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज आप देखते रहें, दिन भर खबरों का और तबसरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।